नए चैप्टर के स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, एनिमल किंगडम। तो सुनते ध्यान से, हमारे पास एनिमल किंगडम स्टार्ट। हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने टोटल 5 किंगडम के बारे में बताया था। कितने किंगडम के बारे में? 5 किंगडम के बारे में बताया था। तो हमने बताया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था हमने, क्लियर। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आया था मोनेरा, दूसरे नंबर पे आया था प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद फंजाई, फिर उसके बाद प्लांटी, फिर उसके बाद लास्ट में एनिमिलिया। क्या हमने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था? क्या प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया है? क्या हमने फंजाई के बारे में पढ़ा? क्या हमने प्लांटी के बारे में पढ़ा? एनिमिलिया हमारा बच गया था, क्लियर। प्रोटिस्टा के बारे में, मोनेरा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में, सभी के बारे में पढ़ लिया है। एक एक पॉइंट हमें आपको बताना है, ठीक है। मोनेरा के बारे में अगर हमें पढ़ना होता था तो मोनेरा में हम क्या पढ़ते थे बताइए? सिंगल सेल प्रोकैरियोट, क्लियर। ध्यान से सुनते जाइए। पहले हम आपको क्या कर रहे हैं कि अभी पिछला रिवाइज करा रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे क्या था? मोनेरा। दूसरे नंबर पे क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पे हमारे पास फंजाई था। चौथे नंबर पे क्या था? प्लांटी थी। और 5वें नंबर पे क्या था? एनिमिलिया। सिर्फ और सिर्फ हमें यह समझना है कि जो एनिमिलिया किंगडम है वो बाकी चारों किंगडम से कैसे अपने आप को अलग कर रहा है वो बता रहे हैं हम, क्लियर। चलिए हमें बताइए मोनेरा के बारे में, ये कैसे सेल है बताइए? मोनेरा कैसे है बताइए? सिंगल सेल, बोलिए। बाकी इधर क्या हमारे पास क्या होंगे? ये भी सिंगल सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर दोनों के दोनों है, हम यूनिसेलुलर ही लिख लें क्या? ठीक है। ये हमारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर। ये हमारे कैसे बताइए? यूनिसेलुलर। बाकी ये तीनों के तीनों सब के सब कैसे हैं बताइए? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। बाकी ये सब के सब तीनों के तीनों कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। ऐसे में तो हम डिफरेंशिएट कर लिए कि एनिमिलिया कैसा हुआ बताइए? पहला पॉइंट मल्टी सेलुलर हुआ, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, मोनेरा के बारे में ये बोला गया था ये प्रोकैरियोट है। ये कैसा है? प्रोकैरियोट। ये कैसे है बताइए? यहां से लेकर के यहां तक सब के सब कैसे हैं? यूकैरियोट। समझ में आई बात? यानी हमने ये कहा कि अगर हम बात करते हैं एनिमिलिया के बारे में, दूसरा पॉइंट, तो आप क्या कह सकते हैं कि एनिमिलिया कैसा सेल है, कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अगर हमने प्लांटी इतने में तो डिवाइड कर लिया, मोनेरा सबसे अलग हो गया, प्रोटिस्टा भी अलग हो गया। अब प्रोटिस्टा से फंजाई कैसे अलग होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स की बात कर ले, क्लियर। अगर प्लांटी के बारे में बात करेंगे, इसको हम एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये कैसा है? यूकैरियोट। ये कैसा है? यूकैरियोट। ये कैसा है? यूकैरियोट, ठीक है। अगर हम फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया की बात करें, ठीक है। अब ये दोनों तो अलग हो गए ना, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर, अब इनकी जिक्र नहीं करेंगे। ये तीनों आपस में एक दूसरे से कैसे अलग हैं? जैसे यहाँ पे फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई कैसा होता है बताइए? हेटेरोट्रॉप होता है, क्लियर। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये कैसे होते हैं बताइए? ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्लियर। अब ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स ये कैसे अलग अलग करेंगे हम, क्लियर। अब ये दोनों तो हेटेरोट्रॉप्स तो हो गए, क्लियर। अब फंजाई और एनिमिलिया दोनों के दोनों हेटेरोट्रॉप्स हो गए। अब प्लांटी तो छट गया ना बेचारा, क्लियर। किसकी वजह से? ट्रॉपिंग नेचर की वजह से। एनिमिलिया हमारे पास प्लांट से या फंजाई से कैसे अलग है? क्या इनके पास सेल वॉल पाया जा रहा है? अरे बोलिए, इनके पास सेल वॉल क्या होते हैं? प्रेजेंट। इनके पास सेल वॉल क्या होते हैं बताइए? सेल वॉल इनके पास भी प्रेजेंट। इनके पास सेल वॉल कैसे होते हैं बताइए? एब्सेंट। इतनी बात तो समझ में आ गई कि एनिमिलिया फंजाई से किस तरीके से अलग है? सेल वॉल की वजह से, क्लियर। चलिए एनिमल किंगडम के बारे में 4 बातें बताइए। सबसे पहला बात, अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे?
सबसे पहला पॉइंट बताइए, क्या बताएंगे? मल्टीसेलुलर। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? यूकैरियोटिक। बोलिए। तीसरी बात बताइए क्या? हेट्रोट्रॉप्स। और चौथी बातें बताइए, सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट। इतनी बातें बताएंगे, जल्दी करिए एनिमल किंगडम के बारे में। ये इतने पॉइंट हमें याद रखने थे। क्लियर? एनिमल किंगडम के बारे में कितने पॉइंट? 4 बातें। पहला बात बताइए क्या? पहला बात बताइए मल्टी सेलुलर। दूसरा बात बताइए, तीसरा, चौथा, बस इतनी 4 बातें आप याद रख सकते हैं। अभी क्यों हम मल्टी सेलुलर पे जोर मार रहे हैं? क्योंकि जब सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे किसी भी क्लासिफिकेशन का, क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम बताने लगेंगे उस समय आपको मल्टी सेलुलर का मतलब आपको समझाएंगे। क्लियर? जैसे हम आपको समझाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि एनिमल किंगडम के बारे में हमें कुछ बातें याद रखनी है। क्या? हमें टोटल कितने फाइलम पढ़ने हैं? क्लियर? कितने फाइलम पढ़ने हैं? तो सबसे पहला फाइलम हमारे पास प्रोटोजोआ को गोली मार दीजिए। ठीक है, प्रोटोजोआ को मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर? स्टार्ट हमारे पास यहां से होता है पहला फाइलम। पहला फाइलम का नाम क्या है? पोरीफेरा। क्लियर? दूसरा फाइलम हमारे पास है निडेरिया। थर्ड फाइलम हमारे पास है टीनोफोरा। क्लियर? चौथे फाइलम का नाम है हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस। एस्केलमिन्थेस। एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा। मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा। हेमिकोडेटा। ठीक है, याद रहने चाहिए। अब सुन दे, ये हमें फाइलम याद ही नहीं होने चाहिए, सीक्वेंस से याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए? सीक्वेंस से याद होने चाहिए। हमने ये कहा कि हमारे पास ये हमें फाइलम याद भी होने चाहिए, याद ही नहीं होने चाहिए, सीक्वेंस में याद होने चाहिए। क्लियर? सबसे नंबर 1 पे कौन याद आएगा? पोरीफेरा। फिर उसके बाद निडेरिया के बाद टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉडेटा। समझे मेरे बेटा? ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर? ये क्या होता है कि हमारे पास सबसे नंबर 1 पे बात आएगी तो ये हमारे पास मोस्ट प्रिमिटिव में कहलाएंगे। कौन कहलाएगा? मोस्ट प्रिमिटिव। आपसे अगर कोई पूछेगा मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स तो क्या बताएंगे? नहीं, प्रोटोजोआ ऊपर लिखा हुआ है। समझ आ रही बात? बट हमें वो इग्नोर करना है। क्लियर? अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो प्रोटोजोआ आएगा। समझ आ रही बात? प्रोटोजोआ भी एक तरीके का क्या है? एनिमल्स है। समझ रहे मेरी बात? तो अगर हमें क्या करना है, एनसीईआरटी से चलना है तो मोस्ट प्रिमिटिव क्या है? पोरीफेरा। धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। कॉर्डेटा आते आते क्या हो जाएगा? मोस्ट एडवांस्ड हो जाएगा। क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स। एडवांस का मतलब हम कह सकते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये क्या हुआ? इवोल्यूशन ही तो हुआ। क्लियर? कई कई जगह पे हमारे पास एनेलिडा को मिला करके, ध्यान से देखिएगा, सुनते ध्यान से, निडेरिया और टीनोफोरा को मिला करके हम सिलेंट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेट बोलते हैं। क्लियर? समझ रही बात? निडेरिया और टीनोफोरा को मिला करके हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आर्थ्रोपोडा के बारे में। ये लार्जेस्ट फाइलम है।
लार्जेस्ट फाइलम में कौन आएगा? आर्थ्रोपोडा आएगा। क्लियर? अगर हम बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट में, तो आप क्या बताएंगे? सेकंड लार्जेस्ट में बोलिए। मोलस्का आएगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट फाइलम कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा हमारे पास स्मॉलेस्ट है। सिर्फ इस इकाइनोडर्मेटा में 100 स्पीसीज का क्लासिफिकेशन हुआ है। कितने स्पीसीज का? 100 एनिमल्स का। और कहोगे ये स्मॉलेस्ट है? 100 है तो हाँ भाई स्मॉलेस्ट है। ठीक है। एज कंपेयर टू अगर हम आर्थ्रोपोडा में देखेंगे तो 8 लाख से लेकर के 9 लाख तक, कितने से कितने? 8 to 9 लाख स्पीसीज पाई जा रही हैं आर्थ्रोपोडा में। उसके कंपैरिजन में 100 क्या है? कुछ भी नहीं है। समझ आ रही बात? अगर इतने ज्यादा एनिमल डाइवर्सिटी है तो उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि नहीं? क्लियर? यानी अगर इतने ज्यादा एनिमल्स अगर हमें नजर आ रहे हैं, इतने फाइलम नजर आ रहे हैं, उनके अंदर कई सारे एनिमल्स नजर आ रहे हैं, हमने फाइलम में डिवाइड किया, फिर उसके बाद क्लास में डिवाइड करेंगे, उसके बाद सब क्लास में डिवाइड करेंगे, ऐसे सब ऑर्डर में डिवाइड करेंगे, ऐसे जीनस में डिवाइड करेंगे, ऐसे स्पीसीज में डिवाइड करेंगे। यानी ये एनिमल डाइवर्सिटी जब इतना ज्यादा हमें पाया जा रहे हैं तो उनका क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करें? क्लियर? अब किस बेसिस पे करें, उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म का डिवीजन होता है। क्लियर? हम लोग एक जगह पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे कॉमन कैरेक्टर एक जैसे नजर आ रहे हैं। बोलिए बात सही है? अगर थोड़े बहुत कैरेक्टर हमारे कुत्तों की तरह नजर आने लगेंगे, कल से देखेंगे हम कुत्तों के पास बैठेंगे। बोलिए बात सही है? यानी जो कैरेक्टर जिसके साथ बैठता है उसी के साथ वो बनाया जाता है। क्लियर? तो हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी, हमें पढ़ना क्या टोटल? एनिमल डाइवर्सिटी ही तो पढ़नी है एनिमल किंगडम के अंदर। क्लियर? अब एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी डाइवर्सिटी यानी नंबर ऑफ क्या पाए जा रहे हैं, इंडिविजुअल अलग अलग पाए जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जा रहे हैं, उसी को हम एनिमल डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर? एनिमल्स का मतलब एनिमल्स और डाइवर्सिटी का मतलब क्या समझते हैं? वेराइटीज। बोलिए बात सही है? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वेराइटीज ऑफ स्पीसीज हैं, जो वेराइटीज ऑफ स्पीसीज है वो प्रेजेंट है कहां पे बताइए? प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है? अर्थ पर जो डिफरेंट वेराइटीज की स्पीसीज पाई जा रही हैं उसी को हम एनिमल डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। क्लियर? अब बात आती है उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करें। क्लासिफिकेशन का सबसे बहुत पुराना तरीका आपने बताया होगा, एरिस्टोटल ने कुछ डिवाइड किया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आरबीसी पाई जा रही है और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास आरबीसी नहीं पाई जा रही है। क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ाया है? यानी अगर हमारे पास किसी भी एनिमल्स के अंदर, ध्यान समझिएगा कि मान चलते हैं कि एनिमल जो डाइवर्सिटी है उनको हम क्लासिफाई करना चाहें। क्लियर? तो किस तरीके से डिवाइड करते थे बताइए? एक एनीमिया, एनेमा और एक कैसा है? क्लियर? किसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होगा, किसके अंदर एब्सेंट होगा? इनके अंदर क्या होगा? आरबीसी प्रेजेंट होगा। क्लियर? ए का मतलब एब्सेंट होना, इनके अंदर आरबीसी क्या होगा? एब्सेंट होगा। जल्दी करिए थोड़ा, ये आई है ना। क्लियर? वहां पे भी आई लगा दीजिए, लगा दीजिए। क्लियर? क्लियर? चलिए बताइए आरबीसी किसके अंदर एब्सेंट होगा? एग्जांपल बता सकते हैं आप? किसके अंदर? अरे अर्थवर्म के अंदर ही तो आरबीसी एब्सेंट थी। क्लियर? चलिए इनका बताइए किसके अंदर प्रेजेंट होगा? रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? एवीज, मैमल्स, स्पाइसेस, एम्फीबियन। आर से रेप्टाइल्स है, ए से एवीज है, एम से मैमल्स है,
स्पाइसेस है, ठीक है, सही से लिख दें इसको। रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स, आगे बढ़े, अब सुनते ध्यान से। अब बात आती है कि अगर इतने ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं तो उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे हमारे पास आता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन करना जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन, तो कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए ना, हम किस बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास नंबर 1 पे आते हैं, हम हेडिंग डालते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हम किस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, क्या बेस होना चाहिए। ठीक है, हम कोई ना कोई कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम अगर अलग अलग कर रहे हैं किसी को, तो कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए ना। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, पहला बेसिस है हमारे पास, नंबर 1 पे हमें याद रखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम क्या समझते हैं, कोई एक संस्था, क्या समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक संस्था। जैसे एक सिग्मा क्लासेस क्या है आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग काम कर रहे हैं, बोले बात सही है। आपको लगता है कि नहीं, 2 ही तो टीचर, 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ही टीचर तो हैं, बट हम लोग 3 लोगों के अलावा 30 लोग इनमें काम कर रहे हैं। क्लियर? कोई बैग सपोर्ट कर रहा है, कोई फाइनेंस सपोर्ट कर रहा है, कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई मेस कर रहा है, कोई मैनेजमेंट देख रहा है, कई सारे हैं। बट मुख्य रूप से आपको 3 लोग दिखाई देते हैं, आपको इसलिए लगता है कि 3 ही लोग तो काम करते हैं, बट मेरे अलावा कई लोग काम करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के लोग भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, हर एक लोग मिलकर के ही बना रहे हैं। तो यही ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमारी बॉडी बन रही है तो किसी न किसी चीज से बन रही होगी। ठीक है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर क्या होगा, एटम्स होगा, एलिमेंट्स होगा, या ऑर्गन होगा, या सेल होगा, या टिश्यू होगा, किसी न किसी तरीके से बन रही होगी। क्लियर? उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नंबर 1 पे आता है हमारे पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? बट अभी हमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा बहुत पॉइंट प्रोटोजोआ के ध्यान रखने हैं। क्या याद रखना है, प्रोटोजोआ को इग्नोर नहीं करना है, वो भी एक एनिमल्स है, तो प्रोटोजोआ को हम ध्यान में रखते हुए कुछ थोड़ी बातें लिख करेंगे। क्लियर? बट आपको उतना ज्यादा अगर ना समझ में आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। क्लियर? जैसे हमने ये कहा कि सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ठीक है, वो आता है प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 पे लिखेंगे हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। हमने ये कहा कि हमारे पास कोई एक यहाँ पे सेल बनाया, कोई यहाँ पे सेल बनाया, और यहाँ पे सेल बनाने के बाद इनके अंदर क्या भरे गए, प्रोटोप्लाज्म, और यही क्या करा रहे हैं, एक सेल ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ठीक है, अब कहोगे सर जी बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक बना रहे हैं सेल, ये तो गलत बात है। किसी के मन में ये सवाल आया? यानी मैं बात कर रहा हूं प्रोटोप्लाज्मिक का और बना रहा हूं सेल, तो सेलुलर ग्रेड हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी हो रही है वो जिंदा क्यों है, प्रोटोप्लाज्म की वजह से अगर जिंदा है तो उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक बोलेंगे। ठीक है, जिंदा किसकी वजह से है, प्रोटोप्लाज्म की वजह से। उसके अंदर किसी भी फूड का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म की वजह से। समझ में आई बात? यहाँ पे सिंगल सेल तो प्रेजेंट है,
बट सिंगल सेल प्रेजेंट है किसकी वजह से बताइए, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जिंदा है। तो लिखेंगे इनके बारे में, क्लियर, क्या लिखेंगे, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है सभी फंक्शन को, ठीक है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन, ठीक है, किसके थ्रू, किसके थ्रू बताइए, प्रोटोप्लाज्म, क्लियर, किसके थ्रू कर रहा है बताइए, प्रोटोप्लाज्म। और शायद यही वजह है क्या कि प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। याद आ रही है, परकिंजे साहब ने जब मैं सेल पढ़ा रहा था यूनिट ऑफ लाइफ में, तो प्रोटोप्लाज्म को बोला था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है तो किसकी वजह से जिंदा है, प्रोटोप्लाज्म की वजह से। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना है तो उसके प्रोटोप्लाज्म को नष्ट करिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। बोलिए बात सही है। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास, सेकंड, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हर एक का ग्रेड हमने अलग अलग किया है, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझेंगे, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहीं पे होगी। जब हम सेलुलर ग्रेड आपको पढ़ाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ही गलत होता है एनिमल किंगडम का कि सर ये तो मल्टी सेलुलर है। बोलिए बात सही है, और यहाँ पे आपने सिंगल सेल बता दिया, दिक्कत तो वही हो गई ना, इसलिए एनसीईआरटी इसको इग्नोर करके हटा दी प्रोटोजोआ को, क्लियर। दूसरा पॉइंट जब मैं बोलने जा रहा हूं वो भी आपको कंफ्यूज करेगा, क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा। यहां पर सेलुलर ग्रेड का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स जो होगी सेल्स ग्रुप की बनी होगी। अब आप ये कहोगे सर सेल्स ग्रुप बोल रहे हैं तो टिश्यू क्यों नहीं बोले आप, किसी के मन में ये सवाल आया। जब ग्रुप ऑफ सेल्स हमने बोला तो आपके मन में सबसे पहला यही दिमाग में खटकना चाहिए कि सर अगर ग्रुप ऑफ सेल्स बोल दिया तो ये तो टिश्यू हो गया ना, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए या सेलुलर ग्रेड। उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं, क्लियर। ध्यान सुनिएगा कि ये क्या होता है कि जो कंप्लीट बॉडी हो, इनके अंदर जो कंप्लीट बॉडी है इज मेडअप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। किसकी बनी हुई है बताइए, ग्रुप ऑफ सेल से, बट नॉट टिश्यू। बट टिश्यू इसको हम नहीं बोलेंगे, क्लियर। उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं। टिश्यू की डिफिनीशन क्या होती है, टिश्यू की डिफिनीशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैज अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। बोली बात सही है। यानी इनके पास क्या होता है कि और इंटरसेलुलर स्पेस उनके अंदर पाई नहीं जाती, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, क्लियर। बट इनके पास क्या होता है कि मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगा बताइए, मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। और एक सबसे खास बात और बताते हैं, इनमें क्या होता है कि प्रिमिटिव टाइप के लेबर ऑफ डिवीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रिमिटिव लेबर ऑफ डिवीजन। जैसे हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो मोस्ट एडवांस टाइप के प्रिमिटिव लेबर ऑफ डिवीजन नहीं पाए जाएंगे, क्लियर। एडवांस टाइप के लेबर ऑफ डिवीजन, लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब क्या होता है कि काम के आधार पे बंटवारा होना, क्लियर। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम मिलकर के काम कर रहे हैं ना एक बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, हर एक सिस्टम अलग है। अगर कभी भी हमारा हार्ट खराब हो जाए तो कभी भी किडनी ये नहीं कहेगा चल भाई तू आराम कर ले मैं तेरा काम कर लूं। कभी ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ है।
क्लियर। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि स्पेशलाइजेशन हो जाता है वर्क का, और ये क्या कहलाता है, एडवांस टाइप के लेबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो कंप्लीट बॉडी होगी किसकी बनी होगी, सेल की बनी होगी, बट टिश्यू नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। इसलिए इनको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ सेल। कैसे सेल्स, रिपब्लिक ऑफ सेल्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं रिपब्लिक ऑफ सेल्स, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। टिश्यू की डिफिनीशन ये होती है कि अगर ग्रुप ऑफ सेल्स काम कर रहे हैं तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी होने चाहिए और उनका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, उनका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और ये आपस में एक साथ वर्क करते हो, वर्क टुगेदर। बट यहाँ पे हर एक सेल अपना अलग मर्जी का काम कर रहा है, क्लियर, ठीक है। रहे साथ भले रहे, बट सारे सेल्स अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। अगर सारे ग्रुप ऑफ सेल्स में सारे के सारे सेल्स अपना एक इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ऐसे सेल्स को हम रिपब्लिक सेल्स बोलते हैं। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ये सेलुलर ग्रेड में क्या है कि कंप्लीट बॉडी सेल की ही बनी हुई है, ग्रुप ऑफ सेल्स की बनी हुई है, बट ये क्या है, टिश्यू नहीं कहलाएंगे, इसी को हम कहते हैं रिपब्लिक सेल। कैसे सेल्स बोलते हैं बताइए, रिपब्लिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। रिपब्लिक सेल्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर कैसे बताइए, इंडिपेंडेंटली आर वर्क इंडिपेंडेंटली, क्लियर, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। कैसे वर्क कर रहे हैं बताइए, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। चलिए, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक खास बात और होती है। प्रिमिटिव लेबर ऑफ डिवीजन की सबसे खास बात क्या होती है बताइए, नेक्स्ट फंक्शन क्या था बताइए, नेक्स्ट काम, प्रिमिटिव टाइप ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन, क्लियर। जैसे हमने ये कहा कि अगर कोई एक सेल यहाँ पे बीमार पड़ गई, 3 सेल है मान चलते हैं ABC, ठीक है, हम लोग 3 लोग हैं। अब हम अगर एक जगह पे रह रहे हैं तो हम लोग अपना काम बांट लेते हैं ना, कि TTS में तुम झाड़ू पोछा लगाओगे, MW में मैं लगाऊंगा, क्लियर। या फिर एक दिन कूड़ा मैं फेंकूंगा, दूसरे दिन आप फेंकोगे, क्लियर। ऐसा आप लोग बंटवारा कर लेते हैं। अगर नहीं करेंगे तो रह नहीं पाएंगे साथ में, रोज मारपीट होगी, क्लियर। यानी क्या है कि हम लोग भी अगर एक साथ रह रहते थे 3 लोग, तो सबका काम अलग अलग था, ठीक है। खाना बनाने का काम कोई और करता था, रोटी बनाने का काम और करता था, बर्तन धुलने का काम कोई और करता था। तो यानी ये क्या है कि हमारे पास ये काम का बंटवारा कर लिया ना हमने। तो अगर किसी एक दिन अगर हमारा काम बिगड़ गया या फिर हम बीमार पड़ गए, ऐसा थोड़ी ना है कि बाकी 2 लोग बेचारे भूखे मरेंगे। समझ आ रही बात, यानी थोड़ा बहुत उनको भी काम करना आना चाहिए, ताकि अगर एक बीमार पड़ जाए तो वो रीजनरेट करके अपने में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि गौरव बीमार हो गया तो घर की साफ सफाई होगी, नहीं, हम कर लेंगे। तो यानी जो एक सेल है, जो A सेल है वो B में कन्वर्ट हो सकता है, और जो B सेल है वो A में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपस में क्या होने चाहिए, इंटर कन्वर्टिबल होने चाहिए। ये आपस में क्या होने चाहिए, इंटर कन्वर्टिबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इसीलिए इंटर कन्वर्टिबल होने की वजह से ये प्रिमिटिव लेबर ऑफ डिवीजन की बात हो गई, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होने चाहिए बताइए, इंटर कन्वर्टिबल होने चाहिए, क्लियर। और इंटर कन्वर्टिबल होने की वजह से इनके अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा हाई रीजनरेशन पावर किस में पाई जाती है, ठीक है, तो सेलुलर ग्रेड वाले में पाई जाती है, क्लियर। इनमें कैसी रीजनरेशन पाई जाती है बताइए, मैक्सिमम रीजनरेशन। मैक्सिमम रीजनरेशन किस में होती है बताइए, मैक्सिमम रीजनरेशन इन्हीं में। नेक्स्ट पॉइंट, हमें एग्जाम्पल ही तो याद रखने हैं। अपने को क्या याद रखना है बताइए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही तो याद रखना है। एग्जाम्पल इनमें आते हैं पोरीफेरा। अब तो बात समझ में आ गया होगा ना, हम क्यों एग्जाम्पल बारी बारी से लिखवा रहे थे, ठीक है। जो सीक्वेंस वाइज याद रखे हैं आप,
सीक्वेंस वाइज ही याद रखिए। समझ में आ रही बात? यानी सीक्वेंस वाइज याद रखने से क्या फायदा होगा, जितने भी पॉइंट हम बताएंगे आपको तुरंत याद होता चला जाएगा। क्लियर? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाएगा? पोरीफेरा। अब उसके बाद जो आएगा वो किस में आएगा? टिश्यू में आएगा। फिर उसके बाद जो आएगा ऑर्गन में आएगा। फिर उसके बाद जो आएगा ऑर्गन सिस्टम में। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर? इसके बाद सेलुलर ग्रेड के बाद अब जब भी हम टिश्यू बताएंगे सबसे पहला पॉइंट यही याद रखेंगे आप, इंटरसेलुलर स्पेस को गायब कर देंगे। किसको गायब कर देंगे? इंटरसेलुलर स्पेस को गायब कर देंगे। क्लियर? इसके बाद अब टिश्यू में हुआ चाहे ऑर्गन में हुआ चाहे ऑर्गन सिस्टम में हुआ, कभी भी हम इंटरसेलुलर स्पेस की बात नहीं करेंगे, यानी उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप ऑफ लेवल ऑफ डिवीजन था, अब यहाँ पे धीरे 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 क्या होगा? काम का बंटवारा होने लगेगा। क्लियर? तो ऐसे में क्या आएगा? नंबर 1 पे अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? तीसरे नंबर पे टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू में क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं। किससे मिलकर के बने हैं बताइए? ग्रुप ऑफ सेल से ही मिलकर के बने हैं। क्लियर? और यही ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है? तो यानी इनके पास जो कंप्लीट बॉडी है, कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ किससे बताइए? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज किससे? टिश्यू से। क्लियर? चलिए कुछ बातें अगर लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं सारे के सारे सेल्स। यहाँ पे क्या होंगे? ऑल सेल्स वर्क टुगेदर। बोलिए बात सही है? सारे के सारे सेल्स कैसे करते हैं? एक साथ काम करते हैं। ठीक है? अपने को क्या याद रखना है? एग्जाम्पल में सिलेंट्रेट आएगा। सिलेंट्रेट अगर बोल दिया तो 2 लोग आएंगे। कौन कौन से? निडेरिया और टीनोफोरा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बताइए ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे? सारे के सारे बॉडी किससे मिलकर बने होंगे? टिश्यू से मिलकर के बने होंगे। और टिश्यू क्या करेंगे? अलग अलग सिस्टम में काम करेंगे। ठीक है? अब हमने ये बोला कि कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ किससे बताइए? मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यू एंड वर्क टुगेदर। बोलिए बात सही है? एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे इनके? एग्जाम्पल में प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या एग्जाम्पल में लिखेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
बॉडी किससे मिलकर के बनी होगी? ग्रुप ऑफ ऑर्गन से। हमारी बॉडी कैसी ऑर्गन सिस्टम से है, बोली बात सही है? यानी हमारे पास क्या है, कंप्लीट बॉडी किससे मिलकर के बनी है? तो लिखिए कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन से मिलकर के बनी है, ठीक है। अपने को क्या करना है? एग्जाम्पल। क्लियर? एग्जाम्पल कहां से कहां तक? एस्केलमंथीस से लेकर के, जिसको याद हो तो ठीक है, जिसको ना याद हो तो पूरा का पूरा लिखिएगा, ठीक है। एस्केलमंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर? ये सब के सब किस में आएंगे? जल्दी करिए, पूरा का पूरा लिखेंगे। क्लियर? आप एरो लगा करके नहीं लिखेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे। बात मानिए, पूरा का पूरा लिखिए। एस्केलमंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर? ये पूरा का पूरा लिखेंगे आप। चलिए आगे बढ़े, अब सुनते ध्यान से। दूसरी बात, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो गया। क्लियर? चलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक बार हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं। क्लियर? हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये बोला कि हमारी बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका? ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे क्या आया था बताइए? हमारे पास प्रोटोप्लाज्म, जो कि सिलेबस में नहीं है। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक टाइप के करते हैं, जिनके अंदर मैक्सिमम क्या पाई जाती है? इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। क्लियर? और ये इंक्लूड नहीं है हमारे एनिमल किंगडम में। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास किसका? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये बोला कि जो ऑर्गेनिज्म होगा ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के तो भले ही बना है, बट उसको हम टिश्यू नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे 3 वजह बताई कि सारे के सारे सेल्स कैसे वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स कहला रहे हैं, बट टिश्यू नहीं कहलाएंगे। ठीक है, टिश्यू की डिफिनेशन ये होती है कि एक साथ काम करना, ठीक है, वर्क टुगेदर। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये टिश्यू नहीं कहलाएंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि ये रिपब्लिक ऑफ सेल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे सेल्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। अब हमारे पास इनके पास क्या पाए जाते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन पाई जा रही है, मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस पाई जा रही है, और प्रिमिटिव लेबर ऑफ डिवीजन होने की वजह से इनके अंदर हाई रिजेनरेशन पाई जाती है। बोली बात सही है? इनके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम कॉमन नाम बोलते हैं स्पंज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे, कंप्लीट बॉडी किससे मिलकर के बनी होगी? ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बनी होगी, और सारे के सारे सेल्स क्या कर रहे होंगे? वर्क टुगेदर कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती, और हमारे पास इनके अंदर क्या होती है? रिजेनरेशन भी नहीं ज्यादा पाई जाती। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि इनके एग्जाम्पल में सिलेंट्रेट में 2 एग्जाम्पल, टिनोफोरा और निडेरिया। बोले बात सही है? नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास कौन सा? ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो ऑर्गन होते हैं, यानी इनकी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, कंप्लीट बॉडी किससे मिलकर के बनी होती है बताइए? ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, और ये ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और यही ऑर्गन परफॉर्म करता है सारी के सारे बॉडी फंक्शन को। क्लियर? फिर हमने ये इनके एग्जाम्पल बताया, तो एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, कौन सा? प्लेटिहेलमिन्थेस। क्लियर? पहले के कितने एग्जाम्पल? 1 एग्जाम्पल, दूसरे के 2 एग्जाम्पल, तीसरे के 1 एग्जाम्पल, और चौथे के सारे एग्जाम्पल। ठीक है, 1 2 1 स्टार, इस तरीके से याद रखना है। नहीं समझ में आया ना? जब हम लोग याद करते थे कैसे याद रखते थे? याद रखना, स्टार का मतलब सभी के हो गए। क्लियर? पहले में शुरुआत के कितने एग्जाम्पल? 1 पोरीफेरा, उसके बाद दूसरे के कितने एग्जाम्पल? 2। ठीक है, फिर तीसरे के कितने एग्जाम्पल? 1, फिर उसके बाद सारे के सारे एग्जाम्पल ऑर्गन सिस्टम में। बस खत्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या? इसके बाद आता है हमारे पास कि डाइजेस्टिव ट्यूब की बात कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्यूब की बात कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव ट्यूब। आप केवल ध्यान से बातों को सुनेंगे, आपका मैक्सिमम चीज यहाँ पे होगा। डाइजेस्टिव ट्यूब का मतलब क्या समझते हैं? डाइजेस्टिव ट्यूब क्या है? अगर हमने ये कहा एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल हमारी क्या है? ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है?
एलिमेंट्री कैनाल हमारा क्या है? सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन है? इसोफेगस क्या है हमारा? चलिए बताइए, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन है, यानी डाइजेस्टिव ट्यूब हमारे पास क्या हुआ? एक तरीके का डाइजेस्टिव ट्यूब क्या हुआ? ऑर्गन। ध्यान सुनिए, एकदम ट्रिक बता रहे हैं। जब इसको मैंने ऑर्गन बोला तो शुरू के 3 एग्जांपल क्या हो गए? हट गए। पोरीफेरा क्या ऑर्गन है? सेलुलर ग्रेड सिलेंट्रेट। तो कहां से स्टार्ट होगा? प्लेटिहेल्मिंथेस से। समझ आई बात है? डाइजेस्टिव ट्यूब हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? 2 तरीके के। एक होता है हमारे पास एक इनकम्प्लीट, एक कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट। क्लियर? और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास क्या? कंप्लीट। चलिए, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब किसे कहते हैं? ध्यान सुनेंगे। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि जैसे कि ये हमने एक ट्यूब बनाया, डाइजेस्टिव ट्यूब है। एक ट्यूब अगर हमने बनाया तो अगर एक ट्यूब एक एंड से पूरी पूरी बंद है, क्या है बताइए? पूरा का पूरा बंद है और एक जगह से ओपन है, सिंगल ओपनिंग पाई जा रही है, तो क्या पूरी तरीके से ये ट्यूब दिख रही है आपको? नहीं। ट्यूब का मतलब दोनों ओपनिंग होनी चाहिए। ट्यूब का मतलब हम क्या समझते हैं बताइए? दोनों 2 ओपनिंग हो चाहिए। कितने ओपनिंग होनी चाहिए बताइए? 2 ओपनिंग होनी चाहिए, तभी हम ट्यूब बोलेंगे। क्लियर? ये इनकम्प्लीट नजर आया कि नहीं आया? इसलिए इनको हम, आप ध्यान से समझिए, जब भी आप मार्केट जाते हैं तो कुछ इस तरीके के थैले लेकर के जाते हैं। क्लियर? थैली कैसे लेकर के जाते हैं? एक सामान ऐसा नहीं होगा पूरा का पूरा गिर जाए, ठीक है? थैली का मतलब क्या है? एक ओपन हो और दूसरा एंड कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, तभी तो कुछ ना कुछ सामान आएगा। तो यानी क्या है कि यहाँ पर एक चीज क्या है, हमें दिखाई नजर नहीं आ रही है ना, ओपन है या नहीं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। कैसा प्लान? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। क्लियर? इनमें क्या पाई जाती है? एक ही सिंगल ओपनिंग पाई जा रही है। कैसी ओपनिंग पाई जा रही है बताइए? क्या सिंगल ओपनिंग नजर आ रही है? यस, नजर आ रही है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो सिंगल ओपनिंग है, यहां से हम क्या करते हैं? खाने को अंदर लेकर के जाते हैं। खाने को हम क्या किए? अंदर लेकर के गए। खाने को अंदर लेकर के गए। अगर खाने को अंदर लेकर के जाएंगे तो किसके थ्रू लेकर के जाएंगे? माउथ की तरह। ठीक है? यानी अगर कभी भी हम खाना खाते हैं माउथ के थ्रू खाते हैं, ठीक है? इसलिए इनको हमने माउथ बोला। बट यहाँ पे जब भी डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाते हैं। क्लियर? तो बॉडी से बाहर भी निकालेंगे किसके थ्रू बताइए? माउथ के ही थ्रू। क्लियर? बट हमने पहले इंजेक्शन किया इसलिए मैंने माउथ बोला, ठीक है? माउथ एक्ट एज अ एनस। समझ आई बात? यानी हमारे पास क्या होगा कि यही जो माउथ आपको दिखाई दे रही है, आल्सो किसकी तरह एक्ट कर रहा है बताइए? एनस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? अब आप ये कहोगे सर एनस क्यों नहीं बोला आपने? क्लियर? क्योंकि सबसे पहले हमने इंजेक्शन किया था, ठीक है? क्या किया था? इंजेक्शन किया था, इसलिए इनको हमने माउथ बोल दिया। क्लियर? अब माउथ ही किसकी तरह एक्ट करेगा? एनस की तरह एक्ट करेगा। अपने को क्या याद रखना है? एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल में आते हैं। अब तो समझ में आ गया ना? अगर आपसे कोई पूछे डाइजेस्टिव ट्यूब स्टार्ट कहां से? प्लेटिहेल्मिंथेस से, ठीक है? चलिए, अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट कहां से? प्लेटिहेल्मिंथेस से। हाँ, ऑर्गन सिस्टम। प्लेटिहेल्मिंथेस में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बट इवोल्यूशन के दौरान कुछ हमारे पास क्लास में, ठीक है? प्लेटिहेल्मिंथेस के 3 क्लास टीटीसी, ठीक है? सबसे लास्ट क्लास जो होती है सिस्टोडा की, ठीक है? सिस्टोडा के अंदर क्या पाई जाती है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है।
अगर पहला ऑप्शन पूछा जाएगा ऑर्गन वाला, ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस मारेंगे, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम पूछा जाए तो आप क्या मानेंगे, एस्के हेल्मिन्थेस। अगर एस्के हेल्मिन्थेस के अलावा प्लेटीहेल्मिन्थेस भी ऑप्शन में दिया है तो क्या मारेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस मारेंगे। समझ आई बात है? इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन एक तरीके का कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्के हेल्मिन्थेस में ही स्टार्ट हो गया ऑर्गन सिस्टम, नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ मेंबर में क्या आया होगा, ऑर्गन सिस्टम आया होगा। समझ रहे मेरी बात? हाँ, इसीलिए तो कई सारे इवोल्यूशन में कनेक्टिंग लिंक होते हैं। क्लियर? अब बात आती है कंप्लीट वाली बात। जैसे एक ट्यूब हुआ हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या, ध्यान से देखिएगा, हमें देखिए ये हमारे पास एक कंप्लीट बॉडी है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी नजर आ रही है ना। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ रही है बताइए, इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल पूरा का पूरा नजर आ रहा है, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, डाइजेस्टिव ट्यूब नजर आ रहा है। क्या डाइजेस्टिव ट्यूब जितना मोटा मैं हूं उतना ही मोटा है डाइजेस्टिव ट्यूब? नहीं, यानी इतना हमारे पास एक सर्कल जो बनी हुई है उसके अंदर एक पाइप गई होगी ना। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कंप्लीट वाले को हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इनको मैं क्या बोलता हूं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, जैसे ये देखिए, हमने ये कहा कि हमारे पास ये एक रिफिल है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, ले भाई रख ले, ठीक है। ये हमारे पास रिफिल, ये एक हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव ट्यूब है। डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, एक ओपनिंग नजर आ रही है, एक इंड है, तो क्या बोला जाएगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ठीक है। अगर इस रिफिल से हम यहाँ पे हटा लें तो दोनों इंड दिखेंगे कि नहीं हमें। अब ये रिफिल जो है एक ट्यूब के अंदर मैं डाल रहा हूं ना, एक ट्यूब के अंदर डाल रहा हूं, यानी एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर जा रहा है। सेम यही बात आती है, हमारी बॉडी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक डाइजेस्टिव ट्यूब गई हुई है। क्लियर? और इस ट्यूब की कितनी ओपनिंग, दो ओपनिंग, ऊपर से भी ओपन नजर आ रही है, नीचे से भी ओपन नजर आ रही है। क्लियर? अच्छा, बीच में डाइजेस्टिव ट्यूब और हमारे पास क्या नजर आ रही है, इस बॉडी ट्यूब के बीच में क्या स्पेस नजर आ रही है, यही आपको बताएंगे अभी सिलोम। समझ आई बात? यही आपको अभी क्या बताएंगे, सिलोम। समझ आई बात? यानी हमारे पास क्या होता है कि एक हमारी बॉडी ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब डाइजेस्टिव ट्यूब भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको मैंने क्या बोला, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। धन्यवाद, लीजिए। क्लियर? यानी क्या हमारे पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पे पाई जा रही है। क्लियर? अब बात आती है कि जैसे ये कि हमारे पास ये ट्यूब हमने बनाया, एक ट्यूब हमने बनाया। क्लियर? ये मैं मोटा सा इतना। क्लियर? ट्यूब विद इन ट्यूब हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ये बाहर की तरफ जो आ रहा है ऊपर से, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, माउथ, और यहां पर ये क्या है, पेनिस। समझ आई बात? तो यहाँ पे कितने ओपनिंग पाई जा रही हैं, दो ओपनिंग पाई जा रही है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, टू ओपनिंग पाई जा रही हैं, दैट इज माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट सेपरेटली। कैसे प्रेजेंट होते हैं, सेपरेटली प्रेजेंट होती हैं। हो गया। अपने को क्या याद रखना है, एग्जाम्पल कहां से कहां तक, एस्केल्मंथीस से लेकर के कहां तक, कॉर्डेटा तक। अगर किसी को याद हो तभी एरो लगाएगा, नहीं तो क्या लगाएगा, पूरा का पूरा नाम लिखेगा, एस्केल्मंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, उल्टा हो गया क्या, एस्केल्मंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सही तो है? क्लियर? डाइजेस्टिव खत्म हो गया। चलिए
डाइजेस्टिव ट्यूब क्या पाए जाते हैं, हम डायरेक्ट पूछा जाता है, डाइजेस्टिव ट्यूब आर एब्सेंट इन, ठीक है। तो उनमें से 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा। समझ आई बात? तो नोट डाल करके लिख सकता हूं क्या मैं? डाइजेस्टिव ट्यूब आर एब्सेंट इन किसमें किसमें? पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा। डाइजेस्टिव ट्यूब आर एब्सेंट इन पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा। थर्ड आता है हमारे पास क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। लिख लिया था, डाइजेस्टिव ट्यूब आर एब्सेंट इन पोरीफेरा, निडेरिया एंड टिनोफोरा। लास्ट में कर लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम, समझाए? सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बस थोड़ा बहुत। क्लियर? होता क्या है कि एनसीईआरटी ने कुछ अजीब बातें लिखी हैं और एक एक्स्ट्रा पॉइंट छोटा सा लिखा है, बस आप उसी में कंफ्यूज होंगे। उन्होंने क्या लिखा है कि जो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उनमें भी ब्लड वेसल्स तो पाए ही जाते हैं, बट ब्लड वेसल्स एक लार्ज ब्लड वेसल्स में ओपन होते हैं जिनको हम साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। इसीलिए सारे के सारे जो ऑर्गन होते हैं, क्या बोला? सारे के सारे जो ऑर्गन होते हैं वो हमारे साइनस में फ्लोट करते हैं या साइनस में फ्लोट करते हैं। ऑन आर इट लिखा है। क्लियर? या तो इनमें फ्लोट करते हैं या इनके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। क्लियर? सारे के सारे ऑर्गन किसमें मिक्स्ड हैं बताइए? ब्लड में ही मिक्स है। क्लियर? ये ओपन टाइप में होता है। और क्लोज्ड में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं वो हमारे पास स्मॉल वेसल्स में ओपन होते हैं, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज। सबसे पहला डिफरेंस हमें यही बात याद रखनी है कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं पाई जाती और क्लोज्ड टाइप में कैपिलरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं याद रखना है। समझ आई बात? बाकी और चीजें आपको सेम मिलेंगी, वेन्स मिलेगा, आर्टरीज मिलेंगी, बट ओपन टाइप में कभी भी कैपिलरीज नहीं मिलेंगी। समझ आई बात? ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी तभी, इसलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी ही तो पढ़नी है, ठीक है, बट आपको थोड़ा बहुत एडिशनल चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर? आप हमें बताइए, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है। क्लियर? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी जहां पे ना समझ में आए एक्स्ट्रा ऐड पॉइंट कर लेना हमें। क्लियर? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 तरीके के सिस्टम नजर आए हमें। कितने तरीके के सिस्टम नजर आए? 2 तरीके के। एक होता है हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हमें नजर आया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आया, और एक हमें नजर आया कैसा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आया। क्लियर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ध्यान से देखेंगे तो इनके पास जो ब्लड होते हैं, ये मान चलते हैं ये हमारा ब्लड है, क्लियर? ये सब का सब हमारा क्या है? ब्लड है। क्लियर? इन्हीं के अंदर हमारे सारे के सारे ऑर्गन यहीं पे पाए जाते हैं। ये हमने ऑर्गन बनाया, ये ऑर्गन बनाया, ये ऑर्गन बनाया, ये हमने क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। ठीक है? तो यहां पे हमने क्या बोला कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं आर ओपन इनटू अ लार्ज साइनस। किस में ओपन होते हैं? लार्ज साइनस में ओपन होते हैं। दैट इज ऑर्गन आर
फ्लोट इन ब्लड। बोलिए बात सही है? यानी हम ये कह सकते हैं दैट इज लगा करके ऑर्गन एंड ब्लड आर डायरेक्टली कांटेक्ट। बोलिए बात सही है? डायरेक्टली कांटेक्ट में है। हमें तो क्या याद रखना है? एग्जाम्पल। ठीक है, अपने को क्या याद रखना है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इनका है आर्थ्रोपोडा मोलस्का। मेजर डिफरेंस क्या था बताइए? इनके अंदर कैपिलरीज क्या होगा? कैपिलरी एब्सेंट होगा। इनके अंदर कैपिलरीज क्या होता है? प्रेजेंट होगा। क्लियर? सिमेट्री। सिमेट्री की सबसे खास बात क्या होनी चाहिए कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम सेंट्रल एक्सिस से कट करें, कहां से कट करना है? कट फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। हम हर एक ऑर्गेनिज्म का सेंट्रल एक्सिस पहले डिसाइड करें कहां होता है, फिर अगर उसको हम कट कर रहे हैं सेंट्रल एक्सिस से, अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? बताइए। सिमेट्री बोला जाएगा। ठीक है, अगर दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? एसिमेट्री बोला जाएगा। क्लियर? अगर दो पार्ट में डिवाइड भी हो रहा है, अगर इक्वल पार्ट में, ठीक है, और वो कौन सा प्लेन है ये भी बात याद रखना है। तो सिमेट्री में भी दो सिमेट्री, ठीक है, एक रेडियल और एक बाइलेटरल। क्लियर? एक आपके एग्जाम्पल में नहीं दिया गया है स्फेरिकल सिमेट्री, उसको भी पढ़ लेना हमें। क्लियर? तो ध्यान समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसको? एसिमेट्री को। पहले हमें कहां से कट करना है ये पहले डिसाइड करिए। कट फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। हमें कहां से कट करना है बताइए? सेंट्रल एक्सिस से कट करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री बोलेंगे। क्लियर? पहला पॉइंट आता है हमारे पास इनमें एसिमेट्री। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास एसिमेट्रिकल। क्लियर?
हम मान चलते कोई एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमने बनाया, क्लियर, कोई एक ऑर्गेनिज्म हमने बनाया, हम इस ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करें, हम उनका सेंटर यहाँ पे मान लिया, क्लियर। अगर हम किसी भी प्लेन से अगर इनको कट कर रहे हैं, किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं या किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यानी कट करने के बावजूद भी अगर ये क्या करें, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्री, ठीक है। नो एनी प्लेन, जहां से दो पार्ट में हम डिवाइड कर सके, ठीक है। तो लिखेंगे इनके बारे में, नो एनी प्लेन, नो एनी प्लेन, क्लियर, नो एनी प्लेन at which body is divided into two equal half, क्लियर। अगर हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, अगर हम बॉडी को कट कर रहे हैं, दो अनइक्वल पार्ट नजर आएंगे, बोलिए बात सही है, हमें दो अनइक्वल पार्ट नजर आएंगे, क्लियर।